चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा 9th क्लास का ये टॉपिक जो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर चल रहा है उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो इस लेक्चर वीडियो में आप देखिए ध्यान से, आपका जो टॉपिक है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। कैप्लर्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के बारे में डिस्क्राइब किया था कि किसी सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ऐसे ही सैटेलाइट जो होते हैं या मून्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो कैप्लर थे, कैप्लर यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा कैप्लर। कैप्लर एक साइंटिस्ट थे, कैप्लर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशन दिया था। तो हम बोल सकते हैं he was a 16th century astronomer. He was a 16th century astronomer to gave three laws of प्लैनेटरी मोशन। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि जो आपके कैप्लर थे वो क्या थे, ही वॉज ए 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर गेव 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए ये एक 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर थे। 16 जो सेंचुरी थी यानी 16वीं सेंचुरी में, शताब्दी में, इन्होंने 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था। यानी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ जो है किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, उनके मोशन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। ये ध्यान रखना, उनके मोशन। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो बड़ी ही काम की बातें हैं, जो कैप्लर थे उन्होंने जो मोशन के बारे में बताया, सिर्फ मोशन के बारे में बताया था कि प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ जो है कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं कैप्लर की, एक हुए आपके कैप्लर और इनके अलावा एक हमारे पास थे न्यूटन। देखिए न्यूटन, इन दोनों का क्या पार्टिसिपेशन है, प्लैनेटरी मोशन में। देखिए जो कैप्लर थे उन्होंने क्या बताया था, कैप्लर ने सिर्फ ये बताया था, डिस्क्राइब्ड ओनली मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से हमारे पास जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। देखिए जो न्यूटन थे उन्होंने क्या बताया था, कोज, ही वॉज गिव कोज ऑफ मोशन अराउंड द सन ऑफ प्लैनेट्स। ही वॉज गिव कोज ऑफ मोशन अराउंड द सन ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट का जो सन के चारों तरफ जो मोशन होता है उसका कारण जो है न्यूटन ने दिया था। तो ध्यान रहे, आपको ये पता होनी बात चाहिए कि जो कैप्लर थे उन्होंने सिर्फ जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं ये बताया था, सिर्फ किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं ये बताया था। लेकिन ये कोज नहीं बताया कैप्लर ने। जो कोज है कि क्यों घूमते हैं, क्यों उसके सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ये बताया था आपका न्यूटन ने। ये आपको पता होनी चाहिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए हम बेसिक समझते हैं कुछ। अभी बताया आपने कि कैप्लर ने 3 लॉ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए जैसे मान लीजिए सन है, ये हमने एक सन लिया, ठीक है, और यहाँ कैप्लर ने बताया कि ये सारी की सारी ऑर्बिट्स हैं, दिस ऑल आर ऑर्बिट्स। ये सारी क्या है, ऑर्बिट्स हैं। तो ये हमने क्या ले ली, ऑर्बिट्स ले ली। अब इसको ध्यान से समझिए, ये सन है और ये ऑर्बिट्स हैं जो आप देख रहे हो, ये सारी की सारी ऑर्बिट्स हैं, ऑल आर ऑर्बिट्स। देखिए जो ऑर्बिट्स होती हैं इन्हीं को आप पाथ ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हो, पाथ्स ऑफ प्लैनेट्स। ये रिवॉल्विंग पाथ है जो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हम स्पेसिमेन के तौर पे ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले जो प्लैनेट चक्कर लगाता है वो मरकरी होता है, फिर वीनस होता है ना, फिर अर्थ होता है, इस तरह से लेते हैं, फिर आपके पास मार्स होता है, इसी तरह से चलते रहते हैं। तो जनरली हम आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैप्लर ने जो बताया था प्लैनेटरी मोशन में वो क्या बताया था। तो आपको एक बात तो ये समझनी है जो बड़ी ही काम की है कि जो प्लैनेटरी मोशन था वो कैप्लर्स ने दिया था, और जो कैप्लर ने बताया था कि जो प्लैनेट है वो किस तरह से सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एक तो कैप्लर ने ये बताया
कि जो प्लैनेट हैं वो जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो कभी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स का मतलब है कि बिल्कुल जैसे सर्कल होता है आपके पास, इस तरह से रिवॉल्व नहीं करते हैं। तो देखिए ये जो पाथ दिख रहे हैं ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर पाथ परफेक्ट नहीं है। ये इन पाथ को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, इनको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। ध्यान रहे इनको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। और इलिप्टिकल जो पाथ होते हैं वो कभी भी परफेक्ट सर्कल या सर्कुलर नहीं होते। जैसा कि देखिए ओवल शेप, आप इलिप्टिकल पाथ को ओवल शेप कह सकते हो, ओवल शेप। आप इनको ओवल शेप भी कह सकते हो, जैसे अंडे की तरह अगर अंडे को आप देखोगे तो आप इसको ऐसा देखोगे। तो यहाँ पे ये ओवल शेप या इलिप्टिकल पाथ में जो है जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर कोई प्लैनेट, सपोज कीजिए, मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप डिस्क्राइब करेंगे पूरी अच्छी तरह से कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ में इन्होंने बताया कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये सन का सेंटर हुआ और मान लीजिए कोई प्लैनेट्स यहाँ पे कोई प्लैनेट्स है, ये कोई प्लैनेट्स है और यहाँ पे प्लैनेट्स पहले यहाँ पे था आपका, फिर यहाँ पे पहुंच गया, यानी 1 पोजीशन पे था, फिर 2 पोजीशन पे था। तो देखो ये एरिया सेट किया मैंने, सेटेड किया एरिया। ये प्लैनेट सन से दूर है अभी और मान लीजिए घूमता यहाँ पे पहुंच जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पे पहुंच जाता है। आप इधर ले लीजिए, ये लाइन ज्वाइनिंग करेंगे सन से प्लैनेट तक की। अब प्लैनेट यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन पे पहुंच गया। देखिए जब प्लैनेट आपका 1 से 2 पे जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए इसने टी टाइम लिया, मान के चलिए टी टाइम लिया। तो जब 1 से 2 पोजीशन पे हमारा प्लैनेट जाएगा तो यहाँ पे देखिए एरिया सेटेड हुआ, ध्यान से देखिए, वाई एरिया सेटेड, ओके। फिर जैसे ही सन के नजदीक ये प्लैनेट आएगा तो 3 से 4 पोजीशन में कंसिडर की, तो 3 से 4 पोजीशन की तरफ ये जब प्लैनेट जाएगा तो ये एरिया सेटेड होगा, एरिया फिर सेटेड होगा। लेकिन ध्यान रहे टाइम भी मान लीजिए अगर आप टी ले रहे हो, यहाँ इस 1 से 2 पे जाने के लिए प्लैनेट को जो टाइम टी लगा, यहाँ से 3 से 4 पे आने के लिए जो टाइम टी लगा, इस दौरान ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। आपको ध्यान रखना है, जो आपके केपलर थे उन्होंने अपने सेकंड लॉ में यही बताया था कि जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो दिए हुए इक्वल टाइम के अंदर जो प्लैनेट जो है इक्वल एरिया कवर करता है, तो यही तो सेकंड लॉ था। तीसरा इन्होंने बताया कि जो सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये प्लैनेट्स है, मान लीजिए सपोज करो ये प्लैनेट यहाँ पे है और इसके सेंटर से और इस प्लैनेट के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आर डिस्टेंस है, राइट, आर डिस्टेंस है। और मान लीजिए सपोज कीजिए एक प्लैनेट्स मान लीजिए इस वाली ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा होगा, इसके बीच में भी आर डिस्टेंस है। लेकिन आपको पता है ये आर और ये आर में फर्क होगा, मैं आर डैश मान लेता हूँ, ये कम है आर और ये आर ज्यादा है, तो केपलर ने अपने थर्ड लॉ में यही बताया था कि जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस होगी टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो मरकरी इसमें चक्कर लगा रहा हो, मरकरी फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए चक्कर लगा रहा होता है, तो इसकी जो इस ऑर्बिट्स की जो रेडियस है, एक तरह से ये जो आर है, इस ऑर्बिट्स की जो ये आर है, ये इसके कंपैरिजन में देखो, इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है, राइट। ये लास्ट वाला ऑर्बिट्स मान लो प्लैनेट्स का, जो आपका नेपच्यून है वो लास्ट वाला मान लो, या मान लीजिए यूरेनस वाला मान लीजिए, तो जो लास्ट वाला आपका जो ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट्स जो प्लैनेट उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी जो आर है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा होने की वजह से टाइम भी ज्यादा लेगा, एक चक्कर पूरा करने में ये टाइम ज्यादा लेगा प्लैनेट एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी रेडियस ये डिस्टेंस जो है कम है। तो ये 3 लॉ इन्होंने दिए थे, जो केपलर्स थे उन्होंने 3 लॉ दिए थे, और इन्होंने इस लॉ में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया था कि भाई जो इनका मोशन है प्लैनेट का उसका क्या कारण है। इन्होंने सिर्फ उनके मोशंस को डिस्क्राइब किया था कि प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। उसका खोज था कि भाई किस तरह से, न्यूटन ने बताया था कि किस तरह से, क्या कारण है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये किसने बताया था, आपको ध्यान रखना है, ये न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था भाई, न्यूटन ने बताया था। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं तो आपको उसको याद रखना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार इलिप्टिकल पाथ की बात करता हूँ। हम पहले बेसिक पढ़ देते हैं। इलिप्टिकल पाथ, देखिए यहाँ पे ये इलिप्टिकल पाथ क्या है ये देखते हैं। इलिप्टिकल पाथ, देखिए इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है इस तरह का पाथ होगा इलिप्टिकल पाथ, राइट, नॉट परफेक्ट स्फीयर सर्कल। अगर मान लीजिए कोई मैं सर्कल बनाऊंगा तो देखिए सर्कल की जो रेडियस है वो आर होगी
और इसे आप सर्कल कहेंगे, राइट, इसे सर्कल कहेंगे और इसे इलिप्स कहेंगे या इलिप्टिकल पाथ कहेंगे। ये सर्कुलर पाथ है, राइट, सर्कुलर पाथ है। इसमें आप चाहे ये रेडियस लीजिए, ये रेडियस लीजिए, कोई भी रेडियस लीजिए, सारी की सारी आर ही रेडियस होंगी, कोई भी रेडियस डिफरेंट नहीं होगी, सारी रेडियस सेम ही होगी, इसलिए इसको परफेक्ट सर्कल कहा जाता है, सर्कुलर पाथ कहा जाता है। लेकिन इलिप्टिकल पाथ की आप अगर बारे में हम बात करें तो देखिए इलिप्टिकल पाथ, क्योंकि ये लो तभी समझ में आएंगे जब आप इलिप्टिकल पाथ को समझोगे। तो देखिए इलिप्टिकल पाथ की अगर हम बात करें तो ये जो पाथ दिख रहा है ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ में दो एक्सिस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दो एक्सिस होते हैं। इसे मेजर एक्सिस कहा जाता है, दिस इज द मेजर एक्सिस। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, इलिप्टिकल पाथ में जो ये एक्सिस होता है इसे मेजर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मेजर एक्सिस कहते हैं। और जो ये लाइन होती है जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया जिसे मेजर एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस हमने ये लिया इसे माइनर एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, माइनर एक्सिस कहते हैं। और जहां पे ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस आपस में कट करता है, यहां पे इस एलिप्स का सेंटर माना जाता है। क्या माना जाता है, सेंटर माना जाता है। क्या माना जाता है भी, सेंटर माना जाता है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं यहां से ये रेडियस लूं, यहां से रेडियस लूं, यहां से रेडियस लूं, कहीं भी किसी भी पॉइंट से मैं अगर रेडियस लूं तो कोई भी रेडियस जो है इक्वल नहीं आएगी, इक्वल नहीं आएगी, इसलिए परफेक्ट सर्कल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज जो समझिए, देखिए जो इलिप्स होता है या इलिप्टिकल पाथ होता है उसके पास दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहां से लेके, मान लीजिए मैं इसको ए मानता हूं, ये इसको बी मानता हूं, ए और सी के जस्ट मिड पॉइंट पर एक मिड पॉइंट होता है जिसे फोकस F1 कहते हैं। और सी और बी के बीच में सेम जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ है तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ होगा और इसका फोकस होगा F2। ठीक है, तो इलिप्स के पास दो फोकस हो गए, इलिप्स के पास दो फोकस हो गए। क्या हो गए, दो फोकस, एक फोकस हो गया F1 एंड दूसरा फोकस हो गया आपके पास F2। तो आप यहाँ पे देखिए F1 और F2, तो यहाँ पे दो फोकस है, इसलिए ये इनको बोल सकते हैं फोसी ऑफ इलिप्स। फोसी ऑफ इलिप्स का फोसी जो है, फोसी एक्चुअल में क्या होता है, जो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है ना। अब फोकस दो है तो आप इसको फोकस नहीं कह सकते, फोसी कहोगे, फोसी ऑफ इलिप्स। इलिप्स के दो फोकस होने की वजह से इसको फोसी कह दिया जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, फोकस का प्लूरल फॉर्म फोसी होता है क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है, इस वजह से। कोई यहाँ पे हम ग्रामेटिकली नहीं पढ़ रहे कुछ भी, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज में याद रखोगे। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मैंने अभी कहा था कि कैप्लर्स ने क्या बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं। तो आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि सन कहाँ सिचुएटेड होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सन सोलर सिस्टम में अगर आप इलिप्स पाथ की बात कर रहे हो तो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो आप बोलोगे या तो इस फोकस में सन सिचुएटेड होगा या इस फोकस में सन सिचुएटेड होगा। सन कभी भी इलिप्स पाथ या इलिप्टिकल पाथ के सेंटर में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सन या तो इस फोकस पे होगा, सन या तो इस फोकस पे होगा या फिर इस फोकस पे होगा। इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस लेक्चर में आपको बेसिक बताया है। इस बेसिक को अच्छे से आप पढ़ोगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में प्लैनेटरी जो मोशन थे वो क्या थे। अब देखिए कैप्लर्स ने टोटली 3 लॉज दिए थे ना, कैप्लर ने जो है 3 लॉज दिए थे। तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे, इनको बोलेंगे 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन थे। तो इसमें फर्स्ट लॉ जो आता है कैप्लर फर्स्ट लॉ, इनको बोला जाता है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। देखिए कैप्लर फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में बताया था इन्होंने, लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताया था, इसलिए लॉ ऑफ ऑर्बिट या कैप्लर फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। सेकंड बात करें तो कैप्लर सेकंड लॉ, जो कैप्लर सेकंड लॉ है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया, क्योंकि ये एरिया के बारे में बताया था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर किया जाता है जब हमारा प्लैनेट दूर या पास होता है। और थर्ड जो होता है आपके पास वो है कैप्लर थर्ड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ, जिसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ पीरियड। जो थर्ड लॉ है वो आपका है लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, देखिए लॉ पीरियड हुआ तो कैप्लर ने टोटल कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए। एक तो कैप्लर फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कह देते हैं, एक कैप्लर सेकंड लॉ जिसे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, एक कैप्लर थर्ड लॉ जिसे लॉ ऑफ पीरियड कहा जाता है। तो टोटली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 3 लॉ है, इन्हीं 3 लॉ को हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप फिलहाल अभी इतना